यस। सो मैं बात कर रहा था कि जो बी फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक। अम, जो बी फॉर्म है आपका यहाँ पर एक तरह से बीइंग में भी दिख रहा है अपने आप में, इज एम आर बीइंग, वो पूरा अपने आप में बी फॉर्म है। और वहां पे बीइंग क्यों लगाना पड़ा, इज एम आर ऑलरेडी आप कहेंगे बी फॉर्म है। यस, आई एग्री वो बी फॉर्म है। पर आप ये देखेंगे कि उसमें भी तो डबल चीज आ रही थी ना, कि उसमें आईएनजी आ रहा था। आईएनजी को हम फेंक नहीं सकते अलग से, तो आईएनजी को होल्ड कराना होगा। और होल्ड करने का काम कौन करेगा? होल्ड करने का काम आपका बी ही करेगा। तो वो होल्ड करने का काम करेगा, तो इजेमआर आ गया एक। तो वो अलग से हमारा बना हुआ है कॉन्सेप्ट वहां पर, क्योंकि इजेमआर ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब हमारा जो बी है वो पैसिव के अकॉर्डिंग लगने वाला है, तो वहां पर आईएनजी के साथ लग जाएगा होल्ड करके, और बाकी थर्ड फॉर्म आ जाएगा हमारा। इसी तरह से देखिएगा ध्यान से, इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। एक्टिव वॉइस वॉइस में जो भी दे रखा है हम उसको पकड़ेंगे। उसके बाद हम जो पैसिव वॉइस में जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा है? हैज हैव दे रखा है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म दे रखा है। हम छोड़ नहीं सकते उसको, हमें थर्ड फॉर्म को लेना है। और हमारे पास है एडिशनल जो हमारा फॉर्मेट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट और बी फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म। यानी बी को तो हम फॉर्म दे देंगे जो भी दे रखा है उसको, तो वहां पर हैज और हैव, और उसके आगे थर्ड फॉर्म दे रखा है। इसका मतलब अब बी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थर्ड फॉर्म को होल्ड करने की। तो यानी हैज हैव, उसके बाद लगा दिया आपने बीन। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि हैज और हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म लाना था, और वो बी को होल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने लगा दिया। अब अगला कॉन्सेप्ट ये था कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म अपनी तरफ से लगाते ही लगाते हैं, तो वहां पर वो वाला थर्ड फॉर्म पैसिव के अकॉर्डिंग आया। ठीक है। समझाने के लिए, ट्रिक के लिए लोग इस तरह से भी पढ़ाते हैं। अ, हालांकि जो मैंने बताया है ये एक द बेस्ट कॉन्सेप्ट है अपने आप में, अगर आप इसको समझ पाए तो। एक ट्रिक ये भी होती है कि समझा दिया कि चलो, जब आपको सिंपल प्रेजेंट का बनाना है तो वहां तो इजमार लग गया। जब आप जैसे हाँ सिंपल प्रेजेंट का बनाना है तो आपको एक स्टेप आगे चले जाओ, उसका हेल्पिंग वर्ब ले लो, यानी इजमार आ गया। ऐसे ही सिंपल पास्ट का बनाना है तो एक स्टेप चले जाओ आगे, उसका हेल्पिंग वर्ब ले लो, पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज वर आ गया। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अपने आप में थोड़ा सा ठीक है, अगर आप ट्रिकी वे में ले रहे हैं तो आ जाएगा। लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल में सिंपल पास्ट में ऑलरेडी वॉज वर था, सिंपल प्रेजेंट में ऑलरेडी इजमार है। हमें उसकी जरूरत ही नहीं है कि हम आगे वाले कॉन्सेप्ट के साथ चलें। ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी यहाँ तक। नहीं आई है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। कि हम कैसे बी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, चाहे वो इजएमआर के रूप में कर रहे हो, चाहे इजएमआर प्लस बीन के रूप में कर रहे हो, चाहे हम हैज बीन लगा दिया हमने, हैव बीन लगा दिया यानी बीन हो गया वो। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझेंगे। बाकी हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका बनता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हैज बीन है। हम वहां पे डबल कर नहीं पाएंगे हैज बीन और फिर बीइंग लगाएंगे, दैट्स कंप्लीटली इनकरेक्ट, इसलिए पॉसिबल नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन यही है। जैसे आप लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, तो जनरली रीजन आप नहीं समझ पाते कि ये पैसिव वॉइस बनता क्यों नहीं है ना। जनरली इस पे बात नहीं होती, तो इसके पीछे का रीजन यही रहता है कि वो इसलिए नहीं बन पा रहा, क्योंकि वहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि बीन ऑलरेडी आ गया है। अब हम कितनी बार बीन लगा सकते हैं? तो हैज बीन लगा हुआ है, फिर आप आईएनजी को लगाने के लिए बीइंग लगाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और यही कॉन्सेप्ट आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी देखने को मिलता है, वहां पे विल बी और शैल बी आया है। अब आप दोबारा कहें कि भाई बी के बाद हम, बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, बी एज इट इज अपने उस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम कहें कि चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं बीइंग, क्योंकि आईएनजी था तो विल बी बीइंग नॉट पॉसिबल। ऐसे ही विल हैव बीन, शैल हैव बीन की तो बात ही कर ली, बीइंग के बाद आ ही नहीं सकता बीइंग। तो ये आपके कुछ ना कुछ बातें होती हैं जिसको हम समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें चीजें अच्छे तरह से समझ में आती हैं। मुझे पता है कि मेरी तरफ से जो चीजें डिलीवर कर दी गई हैं, मुझे लग रहा होगा कि आसान है कॉन्सेप्ट, पर जब एज अ लर्नर हम चीजों को देखते हैं तो इतना आसान नहीं होता। इतनी पूरी रामायण मैंने बताई है, तो आप बताइएगा आप में से कितने लोगों को कितना समझ में आया, रेट योर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो हम नॉर्मल तो पढ़ ही रहे हैं। कितना उड़ा चेहरे से, सर के ऊपर से कितना गया, ये बताएंगे? ठीक है। ईमानदारी से बताइए, क्योंकि सर के ऊपर से गया होगा, कितने लोगों के सर के ऊपर से गया, और कितने लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया। अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपने आप को रेट कीजिए जल्दी से, आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 3? ऐसे कैसे? चल गया सर के ऊपर से। जीरो। पता था मुझे। और बताएंगे आप लोग? 2.9। अच्छा सर। हम्म।
बाकी लोग बताइए अपना अपना जल्दी से फटाफट। कितना क्या समझ में आया आपको? सावित्री जी को समझ में आया पूरा 5 5? अच्छा जी। ठीक है। चलिए सावित्री जी से हेल्प लेते हैं आप लोगों को समझाने की। सावित्री जी, आर यू देयर? वेट, लेट मी हेल्प यू। Yes, you can unmute yourself and you can put your reflection. What did you understand? But sir, but what? You are unable to explain? Or what? I am unable to speak. Okay. There are some issues. Okay. चलिए ठीक है, और लोग बताएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्या आपने सीखा। चलिए मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। आप नॉर्मली चीजों को समझ सकते हैं, बट मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि पैसिव वॉइस माने, आप चाहें तो उसको लिखिएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस माने ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद बाई, बाई और जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल रहेगा, इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं। बाई और सब्जेक्ट अगर होगा तो लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक। तो हमने इस बात को समझा कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कोई भी बी की फॉर्म आएगी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट आएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइप ऐसा हो गया है। हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये साइड में जो लिखा है इसको आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बी, बी जो है फॉर्म में आ जाएगी, फिर लास्ट में सब्जेक्ट, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना पोर्शन, इसको लिख लीजिए पहले शांति से आराम से, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना तो बहुत बहुत अच्छी चीज होगी आपके साथ कि आप कभी भूलेंगे नहीं पैसिव वॉइस, कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ उसको। ऑब्जेक्ट आया और वर्ब की अपने बी फॉर्म लगाइए, ठीक है। अब बी फॉर्म किसी भी वे में हो सकती है, उसके बारे में हम फिर से बात करने वाले हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपका नियम है पैसिव वॉइस का। अब मेरी कंडीशन को समझिएगा। अब हमारे पास डिफरेंट टेंसेस हैं, तो बी जो है उन टेंसेस पर डिपेंड करेगा कि बी की कौन सी फॉर्म आने वाली है। और ये भी डिपेंड करेगा कि बी की जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म कब आएगी, या फिर जो जैसा हमने किया कि फर्स्ट फॉर्म, ये सब चीजें वो उसके एक्शन को देख करके डिपेंड कर सकता है, राइट। और जो थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी है ये अलग केस है, इस चीज पे मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ। ये जो बी थर्ड है ना, ये अलग केस है, इसका टेंस से लेना देना कुछ नहीं है, इस बात को समझिएगा। वर्ब की जो बी वर्ब है उसकी फॉर्म आएगी, उसका लेना देना होगा टेंस से, समझिएगा। वर्ब जो बी है हमारा, वर्ब की बी फॉर्म का लेना देना है टेंस से। ये जो वर्ब थर्ड है इसका लेना देना टेंस से नहीं है, ये पैसिव का रूल है कि वर्ब थर्ड ही लगाना है। इस बात को समझ लीजिए। वर्ब बी का लेना देना है टेंस से, उसके अकॉर्डिंग ही बी का फॉर्म आएगा। और वर्ब थ्री का कोई लेना देना नहीं है, वो पैसिव में एज इट इज आता है, ठीक है। तो एडिशनली आप वर्ब थ्री को तो लगाने ही वाले हैं। अब आते हैं बात पे जो हम आपसे कहना चाह रहे थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, शी हेल्प्स हिम। ये एग्जाम्पल है आपका सिंपल प्रेजेंट का, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आप कहते हो, हेल्प्स जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, बोलिए हाँ, है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। हाँ मैं मानता हूं कि अगर मैं यहाँ पे बोलता आई हेल्प हिम तो वहां पे फिफ्थ फॉर्म नहीं आती है, पर हम इस चीज को जानते हैं ऑलरेडी कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और फिफ्थ फॉर्म भी आती है। और हमें पता है कि बी जब हम लगाने वाले हैं तो हम बी को बीज तो कर नहीं सकते। तो बी अपने आप में आप फर्स्ट फॉर्म लगाने से रहे। फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर? इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अम, हमारे पास जो ही बी हेल्प ऐसा कभी होता नहीं, राइट। तो हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा यहाँ पे होगा फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। कंफ्यूजन आपको यहाँ पर आ सकता है कि आई वी यू दे वहां पर फर्स्ट फॉर्म है और आपने बी की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगाई। तो उसका आंसर ये है कि आप जनरली किसी भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली बी नहीं लगाते। आप ऐसा कहीं भी केस देखेंगे नहीं कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद बी आ गया है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी कभी नहीं आता, चाहे तो इसको भी लिख लीजिए आप। सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी नहीं आता, इस बात को याद रखेंगे। हाँ वो केस अलग है कि आपने बोला सब्जेक्ट से, मैंने बोला राम बी क्वाइट, राम के बाद मैंने कॉमा लगाया है, उसके बाद बोला है बी क्वाइट। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो वो इम्परेटिव सेंटेंस था। तो इस चीज को याद रखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी भी बी का यूज नहीं करते। बी मतलब बेस वर्ब, बी का जो बेस वर्ब है उसको डाल लीजिएगा ब्रैकेट में, बी बेस वर्ब का यूज नहीं करते। हाँ,
फिफ्थ फॉर्म का यूज हो जाता है, सेकंड फॉर्म का यूज हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ और सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इस बात को याद रखिए। बीन का यूज भी नहीं होता। ठीक है, बी और बीन का यूज नहीं होता। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इज एम आर लगा दिया, यानी कि हमने फिफ्थ फॉर्म लगाई। इसमें तो बहुत क्लियर है कि हेल्प्स है, तो यहाँ पर बी, बी का फिफ्थ फॉर्म होता है इज एम आर, तो इस लग गया इसके अकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं हम। तो इसको हमने समझा, इसको इसी में हमने ले लिया कि ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ गया। अब थर्ड फॉर्म तो आना ही था, तो वो लगा दिया हमने थर्ड फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से उठ के आया है। अब यहाँ पर आते हैं, देखेंगे इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या केस बना है, इसमें इज एम आर ऑलरेडी दे रखा है, इज एम आर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो भाई हम इज एम आर, हमने कहा था ना कि जो आपका टेंस वाला केस होगा उसको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इज एम और ऑलरेडी दे रखा है, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं दे रखी होती तो शायद, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं दे रखी होती, तो शायद हम कहते कि चलो हम ले लेते हैं इज एम आर को और बीइंग नहीं लगाते हैं। पर हमारे पास मजबूरी ये थी कि हमने कहा था कि टेंस पर डिपेंड करेगा बी का फॉर्म। तो इज एम आर तो अब हम लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ पर कोई दूसरा तरीका है नहीं। हम इजिंग नहीं कर सकते, एमिंग नहीं कर सकते, आरिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमें इज एम आर प्लस बीइंग करना पड़ा। इस चीज को समझिएगा। इज एम आर प्लस बीइंग इसलिए करना पड़ा क्योंकि वी फोर्थ आ गया, वी फोर्थ की वजह से बीइंग आया है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, बी फॉर्म डिपेंड करेगा टेंस पर, और इससे कोई मतलब नहीं है वर्ब थर्ड से। वर्ब थर्ड तो हर केस, पैसिव वॉइस है तो हर एक केस में आपका वर्ब थर्ड लगना ही है, वो एडिशनली आप यूज करेंगे। तो ये जो वी फोर्थ है इसके कारण यहाँ पर बीइंग आया है। तो इज एम आर के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, इजिंग नहीं कर सकते, एमिंग नहीं कर सकते, आरिंग नहीं कर सकते, इसलिए वी फोर्थ का बीइंग हो गया। क्योंकि हम जानते हैं बी, बी का फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, तो इसलिए यहाँ पर दोनों यूज किया गया है। अब इस बात को भी याद रखेंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बी आपने यूज किया या बीन यूज किया उसके जस्ट बाद आप बी दोबारा यूज कर ले। बी वाला जो केस है वो एक ही बार आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये जो बी, जहां पर बी दिख रहा होता है, बी का फेस दिख रहा होगा, इस चीज को याद रखेंगे। तो इज एम आर और बीइंग क्यों आया, रीजन इज सिंपल, बिकॉज ऑफ वी फोर्थ इन द टेंस दैट इज प्रेजेंट। वो कंटिन्यूस में वी फोर्थ लगता है इस वजह से। तो हमने उसको सेटिस्फाई कर लिया, वी फोर्थ को एक्वायर कर लिया बी ने। अब वी थर्ड हमारा पैसिव का रूल के अकॉर्डिंग आ गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और